2019 के एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग पावर को एनालिसिस किया था। अब उसी कंसेप्ट के ऊपर मेंस एग्जाम के लिए मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसी को मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट करना चाहता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, टारगेट मेन एग्जामिनेशन वीडियो नंबर 5, यानी इससे पहले इस सीरीज के 4 वीडियो और लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर एक कंसेप्ट है पिथ एंड सबस्टेंस। तो इन 5 वीडियो का, यानी इस वीडियो के अलावा 5 ऐसे और वीडियोस हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, वैल्यू एडिशन हुई आपकी नॉलेज में, तो आप उन 5 वीडियोस को जरूर देखना और आप सर्टेनली ये आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और अगर आप सिस्टमैटिक क्लासेस देखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। टॉपिक है, उसको समझने के लिए पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। कैन स्टेट एनेक्ट लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग एन अपील डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट? क्या स्टेट ऐसा कानून बना सकता है कि हाई कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्टली जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट को की जा सके? यानी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून से तय हो सकता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जब कोर्ट किसी केस को या किसी अपील को एंटरटेन कर सके, वो उसकी पावर में आए। क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कानून बना सकता है? ये आपके सामने सवाल है। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है केस में 2019 में। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 13 है। उसने वहां की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी है उस कानून में, उसके डिसीजन को के ऊपर अगर आपने अपील करनी है तो सीधा अपील आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। उसमें ऐसा लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या ये प्रोविजन वैलिड है या नहीं है। तो इसी की चर्चा इन डेप्थ में आज की वीडियो में करूंगा। और इस पे अगर मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो किन किन प्रोविजंस का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किन किन आर्टिकल्स को आपने रेफर करना है, क्या क्या मटेरियल है, उस केस का नाम क्या था, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मैं समय समय पर उनके रिलेशन पर वीडियोस अपलोड और भी करता रहूँगा। उसके लिए आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे आप कोई इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिस नहीं करेंगे, नंबर 1 चीज़। और इससे मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। तो आप मेरा मोटिवेशन बनिए, मैं आपका मोटिवेशन बनूंगा और ऐसे ही ये गाड़ी चल निकलेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट को। देखो, जो आपके एग्ज़ाम में से 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिन केसेस को लैंडमार्क केसेस जो एनालिसिस किए हैं, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ लॉज पर क्लैरिफिकेशन दी है, वो आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स का इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा जो चैनल है ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स आपके लिए हो सकता है। आइए अब टॉपिक की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सेंट्रल और स्टेट की पावर्स की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 246 आपके माइंड में आना चाहिए। आर्टिकल 246 क्लासिफाई करता है, एक्चुअली वर्गीकरण करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कानून बना सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 डिमार्केटेड द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो एक्चुअली उसमें 3 लिस्ट की हम बात करते हैं। जो वीडियो लिंक पिथ एंड सबस्टेंस पर मैंने बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी इसी कंसेप्ट को चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 246 आपने जरूर याद रखना है। आइए इसको बहुत अच्छे से हमने इस कंसेप्ट को पहले हम सीखेंगे तो ही इस टॉपिक को हम समझ पाएंगे। जो आर्टिकल 246 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स, क्या करता है, खास तौर पे ये प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? दैट पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव
powers to make laws in respect of matters enumerated in list 1। जो मुद्दे लिस्ट 1 में शामिल किए गए हैं उन पे एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, किन मुद्दों पर एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की? जो मुद्दे लिस्ट 1 में फॉल करते हैं वहां पर एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो लिस्ट 1 है ये किसकी है? शेड्यूल 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो शेड्यूल 7 है उसमें लिस्ट 1 है, उसमें जितने भी मुद्दे हैं, मैटर्स हैं, उन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाया करती है। Likewise, the state has exclusive power to make laws in respect of matters falling in list 2। और लिस्ट 2 में जो मैटर फॉल करते हैं उस पे एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग पावर है वो स्टेट की है, यानी लिस्ट 2 के मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाया करती है। एज फार एज कॉन्करेंट लिस्ट, अब एक ऐसी लिस्ट है जो जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर होती है, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके कानून बनाते हैं। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट हैव द पावर्स टू एनेक्ट लॉज। लेकिन जब आप ये बात पढ़ते हैं तो मैक्सिमम लोग एक पॉइंट मिस कर देते हैं, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या पॉइंट वो मिस करते हैं। बट इफ द फील्ड इज ऑक्यूपाइड बाय एनी लॉ, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पे जो मैटर्स हैं उसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर सेंट्रल ने कानून बना दिया है, यानी जिस आइटम को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो क्या वहां स्टेट कानून बना सकती है? फिर तो देखो क्लैश हो जाएगा। अगर एक ही मुद्दे पर दो कानून देश में प्रिवेल करेंगे तो सेंट्रल का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, बट इफ द फील्ड इज ऑक्यूपाइड बाय एनी लॉ enacted by the parliament then the state cannot legislate on the same issue। अगर concurrent list के किसी मुद्दे पर सेंट्रल ने कानून बना दिया है तो स्टेट उसके ऊपर कानून नहीं बना सकता है। इस बात को याद करना, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगी। आप इसको खास तौर पे अपने नोट्स में शामिल कर लेना। आइए इस कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक जानकारी है। आज के जो ये जो इंफॉर्मेशन है, एक एक्टिविटी और करनी है। देखो इन्वॉल्व, मेरा टारगेट है कि आपको इन्वॉल्व करके रखना, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके रखना। अगर आप किसी कंसेप्ट में, किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके रखोगे तो लर्निंग तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग ऐसे जबरदस्ती अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ जिससे स्टूडेंट इन्वॉल्व होके रहता है 24 आवर्स, उसके दिमाग में सिर्फ कानून ही चलता है और वो लर्निंग फिर है ऑटोमेटिक एक प्रोसेस बन जाती है। ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट की जानकारी मैंने आपको दी है। आइए इस जानकारी के बियॉन्ड आगे बढ़ेंगे और इन्वॉल्वमेंट की जहां तक बात मैं कर रहा हूं, आप इस सारी इंफॉर्मेशन को सुनिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने टॉपिक को शुरू करने से पहले रखा था। क्वेश्चन क्या था? कैन स्टेट एनेक्ट लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग एन अपील डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सिर्फ इसको सुनने मात्र से ही आपके तैयारी नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आपने बहुत खूबसूरत आंसर लिखना है इसके ऊपर और अपने आंसर को मुझे मेल कर देना है। बेस्ट आंसर को मैं रिवार्ड किया करता हूं, उनका नाम अपने वीडियोस में मैं जरूर शामिल करता हूं अगर वो स्टूडेंट अपनी कंसेंट देते हैं तो। और काफ़ी सारी चीज़ें, मैं बुक्स, अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसे कोई बुक भी गिफ्ट कर सकता हूँ, पेन भी गिफ्ट कर सकता हूँ, कई बार मैं कैश भी स्टूडेंट्स को दे दिया करता हूँ ताकि उनके आंसर से खुश होके। तो आप अगर वो आंसर अपना मुझे मेल करना चाहते हैं तो मैं अपना मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहाँ पे आप अपने आंसर को मेल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहते हैं, पकी पकाई आपको सारा काम करा कराया चाहिए, तो मेरा एक फेसबुक पेज है, उसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। उस पेज को भी आप लाइक कर लेना ताकि उसका पहले आप अपने हाथ से लिखने की कोशिश करना, फिर आप अपने आंसर को और मेरे आंसर को आपस में मैच करके देखना कि आपने कितनी कुछ बातें सिस्टमेटिक से अरेंज की हैं।
और ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी। आप सेल्फ असेसमेंट भी अपना कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितना कुछ आपने लिखने की कैपेसिटी है। लेकिन उससे पहले चाहिए आपको कि इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। आइए कंसेप्चुअल बात करेंगे। पहले एंट्री 77 लिस्ट 1 की बात हम करेंगे। जो एंट्री 77 है लिस्ट 1 की, गिव्स पावर टू द यूनियन। ठीक है, यूनियन को एक पावर दे रही है एंट्री 77। अब ये जो है ना क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड बात, हम उस पे आ गए हैं। देखो एग्जाम में आप बढ़िया मार्क्स लेना चाहते हैं तो अपने आंसर को ज्यादा इधर उधर भटकाओ मत। जो वो पूछना चाहता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर की लेंथ बढ़ाने में कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं बहुत सारी चीजें लिखता हूं, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने लिखना है ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपने आंसर पे आ जाइए। जहां खत्म उसकी बात होती है वहां से अपनी शुरुआत होती है, यानी जहां क्वेश्चन अपनी खत्म बात करेगा वहां से आपके आंसर की शुरुआत होनी चाहिए। अब एंट्री 77 की यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्यों जिक्र करना जरूरी है, आइए एक्सप्लोर करते हैं। गिव्स पावर टू द यूनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट किन किन मुद्दों पर काम करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को तय करने की जो पावर है कानून बना के यूनियन गवर्नमेंट के पास है। दिस पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। एंट्री नंबर 77 का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तय कर सके। ठीक है, अब इसके साथ एंट्री 77 के साथ खाली काम नहीं बनेगा, एंट्री 65 ऑफ लिस्ट 2 भी आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी 7th शेड्यूल की। अब बेयर रीडिंग ऑफ एंट्री 65, अब प्लेन रीडिंग करेंगे, सीधा सीधा पढ़ेंगे। क्लियरली इंडिकेट्स दैट स्टेट लेजिस्लेशन हैज नो पावर टू एनेक्ट एनी लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी एंट्री 77 ऑफ लिस्ट 1 रीड विद एंट्री 65 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7, इन दोनों को कंबाइंड इंटरप्रिटेशन आप करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को तय करने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। द पावर इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इवन एंट्री 46। अब अगर एंट्री 46 का आप जिक्र करेंगे यहाँ पे, शाबाश ध्यान से सुनना आप मेरी बात, और एंट्री 77 और 65 तक बात खत्म नहीं होती है, एंट्री 46 का भी जिक्र करना जरूरी है। एंट्री 77 ऑफ लिस्ट 1, एंट्री 65 ऑफ लिस्ट 2 एंड एंट्री 46 ऑफ लिस्ट 3। लिस्ट 3 क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, वो क्या कहती है, मेक्स इट क्लियर दैट एज फार एज द जुरिस्डिक्शनल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंसर्न दे कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ये जो मुद्दा है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता ही नहीं है। Therefore, the powers with regard to jurisdiction of the powers of Supreme Court vest with the Union and the Parliament alone can enact a legislation in this regard, यानी इस मुद्दे पे कोई कानून बना सकता है तो वो पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उस पे कानून नहीं बना सकता है। अब देखो आंसर तो आपको अब तक मिल ही चुका है कि जो कानून छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया है वो कानून सही नहीं है, लेकिन और क्या क्या हम अपने आंसर में चीजें मेंशन कर सकते हैं। अब आपके कुछ स्टूडेंट्स के मन में तो आर्टिकल 136 अब तक आ गया होगा। आर्टिकल 136 क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन। तो वो पावर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। Notwithstanding anything in this chapter, सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, उसकी विवेक है, डिस्क्रिशन है, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India, यानी कोई भी adjudicating authority है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी डिक्री है, जजमेंट है, अपील है, ऑर्डर है, कुछ भी है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू चैलेंज हो सकता है। लेकिन ये जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटिंग ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ऊपर मैटर, उनके ऊपर लागू नहीं होता 136, यानी जो आर्म्ड फोर्सेस के ट्रिब्यूनल्स हैं उनके डिसीजंस को स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर आ सकते। अब ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को दी है, तो ये तो अलग चीज है, ये एक अलग कंसेप्ट है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी अपन बनाएंगे जरूर आने वाले समय में। आइए बैक टू दैट टॉपिक, आप 136 का रेफरेंस देना चाहे अपने आंसर में दे सकते हैं। However, the state cannot enact a legislation providing an appeal directly to the Supreme Court। तो कंक्लूजन हमारा यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है, कैन नॉट एनेक्ट लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग एन अपील डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। आप चाहे तो साथ में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट वुड अमाउंट टू एंट्रेंचिंग अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दे तो क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई अमाउंट टू एंट्रेंचिंग, ये तो दखल अंदाजी हो जाएगी ना यूनियन के पावर्स में, विच द स्टेट लेजिस्लेचर डजंट हैव। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट insofar as it provides an appeal directly to the Supreme Court is totally illegal। तो इसी बात का कंक्लूजन ये है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कानून बनाया रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 13 बिल्कुल इलीगल है। अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायरस नहीं होता, ये वायर्स, ठीक है। आजकल जो वायरस बड़ा चला हुआ है, ये कुछ लोग इसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं। वायरस, इट्स नॉट वायरस, इट वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज accordingly struck down। Thus an appeal against the order for the rent control tribunal under section 13 subsection 2 of the act directly to the Supreme Court is not maintainable। अब ऐसा जो रेफरेंस है, इस केस का नाम आप लिख लीजिए, केस का नाम लिखते ही आपको नंबर मिल जाएंगे, HS यादव वर्सेस शकुंतला देवी पारेख। तो ये आज का टॉपिक था। इस सब सारे इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कीजिए और एक खूबसूरत सा आंसर लिखकर अगर आप लिखना देना चाहे तो मुझे मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और मेरे पेज पर आपको ये मिल जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। टेलीग्राम चैनल का जो रेफरेंस है वो भी मिल जाएगा, जो इस वीडियो सीरीज़ के सारे वीडियोस है उसके लिंक भी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर सिस्टमैटिक लर्निंग करना चाहते हैं, श्योर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू मैं करंट टॉपिक्स जो आने वाले एग्जाम में उनको अपडेट करता रहता हूं। वो भी आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका नंबर मेरे फ़ोन में, मेरा नंबर आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।